हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अलीगढ़ स्टडी पॉइंट में। दोस्तों, आप सभी के लिए सबसे पहले हैप्पी दिवाली। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बीए बीएससी भूगोल प्रथम प्रश्न पत्र के 140 प्रश्नों के बारे में। जो आपको पेपर में पूरा पेपर इसी में से मिलेगा। पूरा पेपर आपको इन्हीं 140 प्रश्नों में से मिलने वाला है। ठीक है, वीडियो शुरू करने से पहले आपको रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियो आपको मिल सके। एक ही वीडियो है, इस वीडियो में आपका बेड़ा पार करा दूंगा मैं, बिल्कुल बेड़ा पार, और ढंग से बेड़ा पार कराऊंगा भाई, ढंग से। आपका सीधा सिद्धांत है कि आप इसमें से पूरा का पूरा पेपर करके आओगे। अगर आप इस वीडियो को देखते हो तो पूरा का पूरा पेपर 140 प्रश्न है, ओनली 140। चलिए दोस्तों, चलते हैं, आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे क्वेश्चन की तरफ। आपके स्क्रीन सामने पहला प्रश्न है। मैं यहाँ पे भी, ऐसा दिवाली आज, तो मैं आज 9 बजे 9:30 के आसपास वीडियो बना रहा हूँ, तो आपको थोड़ी बहुत प्रॉब्लम हो सकती है, पटाखों की आवाज़ आ सकती है। तो पहला प्रश्न है भाई, प्रादेशिक नियोजन का पिता किसका होता है? पैट्रिक गेडिस, क्विन या मैकॉय? बताओ। नहीं पता? मैं आपको टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, सीधा ऑप्शन बताऊँगा। तो आपका पैट्रिक गेडिस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, सर्वप्रथम किसने प्रादेशिक नियोजन शब्द का प्रयोग किया? बताओ। बेंटन मैकाय ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, सर्वप्रथम अमेरिकी विद्वान बेंटन मैकाओ ने किस सन में प्रादेशिक नियोजन शब्द का प्रयोग किया? किस वर्ष क्या? 1927 में, 1927 ईस्वी में। प्रादेशिक नियोजन विषय है, कौन सा विषय है? एक आयामी, द्विआयामी, बहुआयामी, इनमें से कोई नहीं? बताइए। तो वह बहुआयामी आयामी। आपके इसके सामने क्वेश्चन नंबर 4, प्रादेशिक नियोजन का क्रिया स्थल प्रदेश है जिसके अंतर्गत स्थान, भूगोल, लोग, समाजशास्त्र एवं मानव शास्त्र पर कार्य आते हैं। किसके अनुसार? बताओ बताओ बताओ। पी सेन गुप्ता इसमें, जॉन फीडमैन है, और पैट्रिक गेडिस। यहाँ पे गेडिस होगा, पैट्रिक गेडिस। ठीक है, गेडिस है यहाँ पे। इसका आंसर पहला सही है, पैट्रिक गेडिस। क्वेश्चन नंबर 5, प्रादेशिक नियोजन विभिन्न स्थानीय स्तरों पर आर्थिकी एवं किसी क्षेत्र के संभाव्य विकास को क्रम से सुदृढ़ एवं सुरक्षित करता है। किसके अनुसार? ये कथन किसके अनुसार कहा गया है? बताओ। तो बेंटन मैकॉय, इसका डी आंसर सही है, बेंटन मैकॉय। क्वेश्चन नंबर 6 और 7। ठीक है। किसने अपने प्रादेशिक नियोजन एवं मानव हितों को सर्वोपरि बताया है? बेंटन मैकॉय, ममफोर्ड, लेनिन या थर्स्ट? बताओ। तो आपका बेंटन मैकॉय। क्वेश्चन नंबर 7, किसने अपने प्रादेशिक नियोजन में मानव हितों को सर्वोपरि बताया है? बताओ। तब है ममफोर्ड। क्वेश्चन नंबर 8 और 9, भारत में कब योजना गठन का आयोजन किया गया? 15 मार्च 1950, 20 मार्च 1950, 25 मार्च 1950, 30 मार्च 1950? बताओ दोस्तों, कब का गया था? तो 15 मार्च 1950 को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9,
किस सन में प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू की गई? किस सन में प्रथम पंचवर्षीय योजना शुरू की गई बताओ? तो वो आपका 1951 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 10, योजना आयोग कब समाप्त किया गया? योजना आयोग कब समाप्त किया गया? तो वो आपका 2015 में समाप्त किया गया था, 2015 में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11, फटाफट से वीडियो लाइक करेंगे और चैनल सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो ज़्यादा शेयर करें। नीति आयोग का गठन कब हुआ? बताओ दोस्तों, नीति आयोग का गठन कब हुआ? 1914, 1915, 2014, 2015? तो आपको 2015 है उसका भी आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में नियोजित आर्थिक विकास की प्रक्रिया किस देश के मॉडल पर आधारित है? बता दोस्तों, तो आपका सोवियत रूस। ठीक है। आपको टाइम ना वेस्ट करते हुए फटाफट से चलेंगे, क्योंकि टाइम की बात है। तो 6 मिनट का ऑलरेडी वीडियो बन चुका है और अभी हम 13वें क्वेश्चन पे हैं। 140 क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। नदी बेसिन उपागम का सर्वप्रथम किस सन में संयुक्त राज्य अमेरिका में टेनेसी घाटी प्राधिकरण के रूप में किया गया? बताओ दोस्तों, तो वह आपका 1993 में। 1993 में। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में किस सन में टेनेसी घाटी प्राधिकरण का अनुसरण करते हुए सर्वप्रथम दामोदर घाटी कॉरपोरेशन में नदी बेसिन उपागम का प्रयोग किया गया? बता दोस्तों, तो वह आपका 1948 में। 1948 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 15, दामोदर घाटी कॉरपोरेशन के कितने उद्देश्य थे? बता दोस्तों, तो वो थे आपके चार। ठीक है, 4 उद्देश्य थे। क्वेश्चन नंबर 15, चलिए क्वेश्चन नंबर 16, नगर एवं ग्राम नियोजन उपागम की शुरुआत कब हुई? बता दोस्तों, 1932, 1933, 34, 35? बता दोस्तों, तो आपको 1932 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 17, किसके टिकाऊ विकास हेतु जिला को नियोजित इकाई के रूप में देखा गया है? तो उसका आंसर है प्रोफेसर के.वी. सुंदरम। ठीक है। आपको लैंग्वेज सेम यही लैंग्वेज मिलने वाली है पेपर में और यही ऑप्शन मिलने वाले हैं। बस आगे भी जो ऑप्शन है उसकी कह नहीं सकता मैं। सेम भी सेम मिलने वाला है, आप बात कर लेना। 16 तारीख को शाम को 5th मीटिंग में है, 3rd मीटिंग में है पेपर हमारा। क्वेश्चन नंबर 18, किस सन में मुंबई के 8 उद्योगपतियों ने मिलकर एक योजना का निर्माण किया जिसका नाम मुंबई योजना रखा गया? किस सन में किया गया था? तो वह आपका 1944 में। 1944 में। क्वेश्चन नंबर 19, बम्बई योजना का उद्देश्य क्या था या क्या है? ठीक है, तो उसका आप जान सकते हो, उसका उपयोग सभी आएगा आंसर। निजी उपक्रमों का महत्व, न्यूनतम आवश्यकताओं पर विशेष ध्यान, भौतिक पद्धति पर बल। ऐसे प्रश्न ज़्यादातर आते हैं तो उसको हम अपने दिमाग से कर लेते हैं, उपयोग सभी लगा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 और 21, जन योजना के प्रमुख सिद्धांत कितने थे? 2, 4, 5, 7? 2, 4, 2, 3, 5, 4? कैसे समझ सकते हो? तो वो थे आपके 3 आंसर का सही है। विश्वेश्वरैया
योजना किस सन में अखिल भारतीय निर्माणक संगठन द्वारा प्रकाशित की गई? 46, 47, 49, 50? बताओ दोस्तों। तो है आपका 1946। 1946 में, 1946। क्वेश्चन नंबर 21, गांधीवादी द्वारा श्री मन्ना नारायण अग्रवाल द्वारा कब निर्मित की गई? बताओ दोस्तों। तो आपका सही आंसर 1944 में, 1944। क्वेश्चन नंबर 23, गांधीवादी योजना के कितने अंग थे? बताओ दोस्तों। तो वो आपके 4 अंग थे, 4 अंग थे। क्वेश्चन नंबर 14, सर्वोदय योजना श्री जयप्रकाश नारायण द्वारा कब प्रकाशित की गई? तो वो आपकी 1950 में प्रकाशित की गई, 1950 में। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलंबो योजना का निर्माण कब हुआ? कोलंबो योजना का निर्माण कब हुआ? बता दोस्तों। तो वो आपको हुआ था 1950 में। पहला ऑप्शन ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25, जन योजना का प्रकाशन किस अर्थशास्त्री ने किया? जन योजना का प्रकाशन किस अर्थशास्त्री ने किया? बताओ। तो सही आंसर है M.N. राय, M.N. राय। ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। सर्वोदय योजना के प्रतिपादक कौन थे? बताओ दोस्तों। तो आपके जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण। किस सन में प्रस्तुत बलवंत मेहता समिति के प्रतिवेदन के अनुरूप पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की गई? बता दोस्तों। 1957, 1958, 1959 और 1960? तो वो आपका सही आंसर है 1957। 29वां क्वेश्चन, पंचायती राज की कितनी सीढ़ियाँ थी? बताओ दोस्तों। पंचायती राज की कितनी सीढ़ियाँ थी? तो वो थी हमारी 3 सीढ़ियाँ, 3 सही आंसर इसका। क्वेश्चन नंबर 30, भारत में कितने प्रकार के स्थानीय शासन हैं? भारत में कितने प्रकार के स्थानीय शासन हैं? तो हमारे 8 प्रकार के स्थानीय शासन हैं। स्थानीय स्वशासन का पिता किसे कहा जाता है? तो आपका क्या आता है? रिपन को, रिपन को, रिपन। परिषद के प्रमुख को क्या कहा जाता है? तो दूसरों का महापौर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, भारत का पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया? बताओ। भारत का पहला नगर निगम कहाँ स्थापित किया गया? तो आपका बताओ दोस्तों। कांची, मद्रास, ग्वालियर, लखनऊ? तो आपका है वो मद्रास में। ठीक है। मैंने थोड़ा टाइम दिया आपको। बताओ दोस्तों, नगर पालिका विधेयक पारित होकर कब प्रभाव में आया? 1 जून 1993 को भाई। ठीक है, 1 जून 1993 को। किस प्रधानमंत्री ने लोकसभा में नगर पालिका विधेयक पेश किया? तो वह आपके राजीव गांधी।
देश भर में कितनी छावनी बोर्ड हैं? 60, 61, 62, 64? बताओ दोस्तों। तो आपकी 62, 62, 62। ओके। 10 लाख या उससे अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? बताइए दोस्तों। 10 लाख या उससे अधिक संख्या वाले क्षेत्र को क्या कहा जाता है? वह नगर निगम कहा जाता है। नगर निगम, नगर निगम। दोस्तों अगला प्रश्न। ग्रामीण भारतीय में स्थानीय स्वशासन की सबसे छोटी इकाई है? ग्राम पंचायत है, जिला पंचायत है, ब्लॉक समिति या उपर्युक्त सभी? तो इसका सही आंसर आपका ग्राम पंचायत है। ग्राम पंचायत है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। पंचायती राज के प्रबल समर्थक थे? महात्मा गांधी, सिद्धराज टुड्डा, राजीव गांधी या उपयुक्त सभी? तो वो थे आपके राजीव गांधी। अगला प्रश्न नंबर 40। भारत में नगर प्रशासन कब अस्तित्व में आया? 1687, 1688, 1689 और 1990? तो सही आंसर है 1687 ईस्वी में। प्रश्न 41। फ्रेकोइस पेरोक्स का विकास ध्रुव सिद्धांत कब आया? तो आपका आया 1950 में। 1950 में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। गुन्नार मेडल का संचयी परिणामी सिद्धांत प्रतिपादित हुआ किस सन में हुआ? बताओ। तो आपको हुआ था 1957 में। 1957 में। अगला प्रश्न। ए हो हर्शमैन का असंतुलित वृद्धि सिद्धांत प्रतिपादित हुआ किस सन में हुआ? तो वो आपको हुआ 1958 में। जे फ्रीडमैन, यहाँ पे जे फ्रीडमैन है, इसका नाम पूरा जे फ्रीडमैन का केंद्र परिधि मॉडल कब प्रतिपादित हुआ किस सन में हुआ? बताओ दोस्तों। तो वह हुआ था 1966 में। 1966 में। अगला प्रश्न। आर.पी. मिश्र ने भारत को कितने महानगरों को विकास का ध्रुव बताया? तो वह आपके 4। अगला प्रश्न। आर.पी. मिश्र ने भारत के किस महानगर ये तो हो गया हमारा। नहीं, आर.पी. मिश्र ने भारत के किस महानगर को विकास का ध्रुव बताया? कलकत्ता उत्तरी पूर्व भारत, दिल्ली उत्तर पश्चिमी भारत, मुंबई पश्चिमी भारत और उपयुक्त सभी? तो आपका वो है उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 47। आर.पी. मिश्र भारत के किन मध्य नगरों को विकास केंद्र बताया था? मैसूर, जयपुर, भोपाल या उपयुक्त सभी? तो इसका भी आपका आंसर है उपयुक्त सभी। जो आपको सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे उपयुक्त सभी वाले, उनमें ज़्यादातर उपयुक्त सभी मिलेगा तुम्हें आंसर। प्रश्न नंबर 48। जे फ्रीडमैन ने किस सन में केंद्र परिधि मॉडल का प्रतिपादन किया? तो वो आपका था 1966 में। पीछे आया क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन वही है। ठीक है, 1966 में। अगला प्रश्न। प्रॉब्लम्स ऑफ रीजनल इकोनॉमिक प्लानिंग नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो हम आपके जे.आर. बाउडेविले। अगला प्रश्न नंबर 50।
किसके सिद्धांत को आधार मानकर फैकोइस पेरोक्स ने विकास ध्रुव संकल्पना का प्रतिपादन किया है या किया था? तो वो आपके हर्शमैन। ठीक है, हर्शमैन। टाइम वेस्ट न करते हुए सीधा आंसर बताते चल रहा हूँ। ग्रोथ पोल थ्योरी एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ग्रोथ पोल थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट नामक पुस्तक के लोग कौन है बताओ दोस्तों? तो वह आपके बटलर। ये वो जोस बटलर नहीं है, ये दूसरे बटलर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52, 51, 52। फ्रीडमैन ने एक नगर तंत्र में विकास की कितनी अवधारणाओं का वर्णन किया? 2 चरण, 4 चरण, 3 चरण या 7 चरण? तो आपका 4 चरणों में किया था। 4 चरणों में किया था। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 53। आत्मस्फूर्ति की धारणा का प्रतिपादन किसने किया? बता दोस्तों। तो वहां पे गेस्टोव ने। क्वेश्चन नंबर 54। ब्रेसी महोदय ने कितनी चुनी गई सेवाओं के आधार पर नगरों का विभाजन किया? तो वहाँ आपकी 15 चुनी हुई सेवाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 55 आपकी स्क्रीन पर इस तरीके से। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। रेस्टोव के अनुसार भारत व चीन में आत्मस्फूर्ति वर्ष कौन सा है? बताओ। तो वह आपका 1952 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55। रेस्टोव के अनुसार तुर्की में आत्मस्फूर्ति वर्ष है? बताओ। तो 1973, 1973। क्वेश्चन नंबर 57। रेस्टोव के अनुसार अर्जेंटीना में आत्मस्फूर्ति वर्ष क्या है? तो आपका 1935। अगला प्रश्न। रेस्टोव के अनुसार कनाडा में आत्मस्फूर्ति वर्ष है या कौन सा है? बताओ दोस्तों। तो आपका 1896 से 1914। रेस्टोव के अनुसार रूस में आत्मस्फूर्ति वर्ष है। बताओ दोस्तों। तो 1878 से 1900 के बीच में। ठीक है, अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 60। रेस्टोव के अनुसार जापान में आत्मस्फूर्ति वर्ष है जापान में? बताओ। तो सेम है 1878 से 1900। रूस का और जापान का दोनों एक ही वर्ष है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61। रेस्टोव के अनुसार स्वीडन में आत्मस्फूर्ति वर्ष क्या है? तो आपका 1890 से 1913। 1890 से 1913 बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 62 और 63। रेस्टोव के अनुसार जर्मनी में आत्मस्फूर्ति वर्ष क्या है? जब आपका 1850 से 1873। ठीक है, दूसरा। रेस्टोव के अनुसार अमेरिका में आत्मस्फूर्ति वर्ष क्या है? तो इसमें आपका है 1843 से 1860। ठीक है, 64-65। रेस्टोव के अनुसार बेल्जियम में आत्मस्फूर्ति वर्ष क्या है? तो वह आपका 1833 से 1860। 1833 से 1860। अगला। रेस्टोव के अनुसार फ्रांस में आत्मस्फूर्ति वर्ष क्या है? 1830 से 1860 बी ऑप्शन। 1830 से 1860। नहीं, अच्छा 64वां क्वेश्चन है। तो इसमें एक मिस्टेक हो गया। रेस्टोव के अनुसार फ्रांस में आत्मस्फूर्ति वर्ष तुम्हारा ये आपका 1830 से फ्रांस का ना। हाँ ठीक है, ये तो ठीक है। बेल्जियम का हमारा कंफर्म करने दो मुझे। बेल्जियम का 1830 से 1860। ठीक है, वो ठीक है हमारा। हाँ 65वां क्वेश्चन है। 65वां ये क्वेश्चन 65 है, ये नीचे वाला।
ठीक है, हाँ दोनों ठीक है क्वेश्चन। वो ऑप्शन में कंफ्यूज था, कन्फर्म है। क्वेश्चन नंबर 66, ब्रिटेन में लेस्ट्रो के अनुसार आत्मस्मृति वर्ष है। बताओ बताओ बताओ। तो आपको 1783 से 1803। क्वेश्चन नंबर 67 और 68, लेस्ट्रो के अनुसार ब्रिटेन की औद्योगिकी का संकेतात्मक वर्ष है। कौन सा वर्ष संकेतात्मक? 1850। लेस्ट्रो के अनुसार अमेरिका की प्रौद्योगिकी का संकेतात्मक वर्ष है 1900। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 69, लेस्ट्रो के अनुसार फ्रांस की प्रौद्योगिकी का संकेतात्मक वर्ष है। लेस्ट्रो के अनुसार फ्रांस की प्रौद्योगिकी संकेतात्मक अर्थ है तो वह हमारा 1910 1910। 70वां, लेस्ट्रो के अनुसार जर्मनी में प्रौद्योगिकी का संकेतात्मक वर्ष है 1910। ये भी सेम है, दोनों का 1910 है। ठीक है, जर्मनी का भी और फ्रांस का भी। ओके, अगला प्रश्न, लेस्ट्रो के अनुसार स्वीडन में प्रौद्योगिकी का संकेतात्मक वर्ष है 1930 में। 1930। क्वेश्चन नंबर 72, लेस्ट्रो के अनुसार जापान में प्रौद्योगिक क्रांति के लिए संकेतात्मक वर्ष है 1940। 1940। क्वेश्चन नंबर 73, लेस्ट्रो के अनुसार रूस में प्रौद्योगिकी का संकेतात्मक वर्ष है 1950। 1950। लेस्ट्रो के अनुसार कनाडा का प्रौद्योगिक संकेतात्मक वर्ष है 1950। प्रश्न 75, जब कोई देश तकनीकी परिपक्वता की अवस्था में होता है तो कितने परिवर्तन होते हैं? तो 3 परिवर्तन होते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। आपके सामने एक अगला प्रश्न, कौन सा देश अल्प विकसित है? संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान, भारत या इंग्लैंड? तो आपका भारत इंडिया। अगला प्रश्न, अल्प विकसित देश विश्व की अर्थव्यवस्था की गंदी बस्तियां हैं, किसके अनुसार? यह कथन किसके अनुसार कहा गया था? इस तरीके से क्वेश्चन निकाल सकता है, बताओ। तो आपका प्रोफेसर कियर्न क्रॉस के द्वारा क्या कहा गया था कि अल्प विकसित देश विश्व की अर्थव्यवस्था की गंदी बस्तियां हैं। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न नंबर 78 होगा। तो अटलैंड नहीं है, ये गलत है, ऑप्शन क्वेश्चन गलत है। तो अटलैंड क्या है? ब्रंटलैंड है, लैंड है ब्रंटलैंड प्रतिवेदन किस विषय पर है, बताओ। तो वह आपका धारणीय टिकाऊ विकास पर। तो क्वेश्चन ही गलत है ये। किसने सहकारिता की स्थापना को ही आर्थिक विकास का मापदंड माना है? तो आपके J.S. गिल। प्रश्न नंबर 80, वास्तविक राष्ट्रीय उत्पाद में वृद्धि मापदंड विचारधारा के प्रमुख समर्थक हैं? तो इसमें आपको सही आंसर है डी, उपर्युक्त सभी। प्रोफेसर मायर, बाल्डविन, कुजनेट्स सब। कौन सा मानव विकास सूचकांक में से संबंधित है, बताओ। तो महबूब उल हक। ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 82, मानव विकास रिपोर्ट द्वारा किस सन में मानव निर्धनता सूचकांक की अवधारणा का विकास किया गया? बताओ। तो आपका 1997। जो आज साधनों में निर्धन माना जाता है कुछ समय के बाद समृद्ध माना जाएगा, यह कथन किसका है? बताओ। तो आपका प्रोफेसर लुईस। असंतुलित विकास सिद्धांत में 2 प्रकार के निवेश माने जाते हैं। बताओ कौन कौन से? तो आपको देखो इतने बताना बेकार है, टाइम बीत जाएगा। तो सामाजिक ऊपरी पूंजी निवेश एसओसी। क्वेश्चन नंबर 85, प्रोफेसर जैकब वाइनर के अनुसार विकास मापदंड हैं कौन से हैं? प्रति व्यक्ति की आय। द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? बताओ। तो वह आपके W.A. लुईस। अभी क्वेश्चन इसके साथ W.A. लुईस ने कौन सी पुस्तक लिखी? द थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। प्रोफेसर कुजनेट्स ने आर्थिक विकास मापने के लिए तरीका बताया। प्रोफेसर कुजनेट्स ने आर्थिक आय नापने का तरीका क्या बताया? राष्ट्रीय आय के थ्रू। अगला प्रश्न, गुन्नार मेडल है क्या है? स्वीडिश अर्थशास्त्री है वो, स्वीडिश अर्थशास्त्री। ऑप्शन ए इसका सही है, आ या ABCD। अगला प्रश्न चलते हैं 89 की तरफ। आर्थिक वृद्धि इकोनॉमिक ग्रोथ एवं संरचनात्मक परिवर्तनों के बीच घनिष्ठ संबंध की ओर ध्यान आकर्षित करने वाली अर्थशास्त्री का नाम क्या है? तो आपका साइमन कुजनेट्स का पूरा नाम है कुजनेट्स का। क्वेश्चन नंबर 90, अल्प विकसित देश आयात निम्न वस्तुओं को करते हैं: उपभोक्ता वस्तुएं, मशीनें, कच्चा माल या श्रम शक्ति। तो आपको कच्चा माल। ठीक है, अल्प विकसित देश जो है वो कच्चे माल को सप्लाई करते हैं। एक सेकेंड। कीमत द्रव्यता निम्न अवस्था का द्योतक है बाजार की अपूर्णता का। अगला प्रश्न बहुत बेहतरीन प्रश्न है। द प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन ए अंडर डेवलपमेंट 92 इकोनॉमी के लेखक कौन है? द प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन एन अंडर डेवलपमेंट 92। बताओ। तो वह आपसे प्रोफेसर नर्कसे। इसमें ऑप्शन गलत हो गया है, नर्कसे साल रह गया इसमें। क्वेश्चन नंबर 93, प्रोफेसर काल्डर के अनुसार शुद्ध राष्ट्रीय आय बाई कुल मजदूरी W जमा कुल लाभ P का आपस में संबंध क्या है? बता दोस्तों। तो वो उसको आपका Y बराबर W प्लस V, Y बराबर W प्लस P, ये इसका सही आंसर है। ठीक है, Y माने राष्ट्रीय आय, कुल मजदूरी और कुल लाभ। 94, प्रति व्यक्ति वास्तविक आय को बढ़ना आर्थिक विकास का शुभ संकेत माना जाता है। बताओ। OPEC देशों को छोड़कर अगला 95, हर्षमैन के अनुसार निम्न उद्योगों में कुल सहलग्नता कंबाइंड लिंकेज उच्चतम होती है किसमें? लोहे और इस्पात में होती है। प्रोफेसर जैकब वाइनर के अनुसार विकास मापदंड है, अभी क्वेश्चन था, प्रति व्यक्ति आय।
पहले का प्रश्न है पीछे वाला सेम टू सेम और सेम क्वेश्चन आने वाला है। 97 प्रश्न चलते हैं, 97, 98, 99 ऐसे तक लगाएंगे पूरा। विकास निम्न के बिना असंभव है। किसके बिना असंभव है? विकास घरेलू बचत के बिना। जब बचत ही नहीं रहेगी तो विकास का बहाल होगा। द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक एंड टैक्सेशन पुस्तक के लेखक कौन है? रिकार्डो। ठीक है, रिकार्डो। 99 एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन 1776 के रचयिता कौन है? बताओ। तो आपके एडम स्मिथ। अब आपका क्वेश्चन नंबर 100। भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना के निर्माण में भिन्न मॉडलों में से किसका प्रयोग किया गया? बताओ। तो आपका महालनोबिस मॉडल। महालनोबिस मॉडल होगा। प्रश्न नंबर 101। सुम्पीटर के विकास सिद्धांत में नव परिवर्तन का लाभ मिलता है। किसको लाभ मिलता है? तो वो मिलता है आपका साहसी को। अगला प्रश्न। अल्प विकसित देश विश्व की गंदी बस्तियां, यह मत किसने प्रस्तुत किया? सेम प्रश्न है, बस लैंग्वेज वही है। प्रोफेसर केरन क्रॉस। डी ऑप्शन, प्रोफेसर केरन क्रॉस ने। क्वेश्चन नंबर 103। एक अल्प विकसित राष्ट्र वह है जिसमें एक और मानवीय शक्ति का प्रयोग न हुआ हो और दूसरी ओर प्राकृतिक साधनों का विद्रोह न हुआ हो। यह विचार किसने प्रस्तुत किया? तो ये भारतीय योजना आयोग के अनुसार है। ये इतना बड़ा प्रश्न में से आएगा नहीं। विकसित देशों की तुलना में अल्प विकसित देशों की प्रतिशत आयु कम होती है। आर्थिक सर्वेक्षण 1998 और 1999 के अनुसार भारत में प्रत्याशित आयु है लगभग, बताओ। तो वो आपकी 61 वर्ष 61 ईयर। क्वेश्चन नंबर 105। अल्प विकसित देशों में प्राउडिंग इकोनॉमी कहकर किस अर्थशास्त्री ने संबोधित किया? प्रोफेसर लुईस ने। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर। गरीबी का दुष्चक्र किसने प्रस्तुत किया? वो है रैगनर नक्से। अगला प्रश्न। प्रॉब्लम ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन इन अंडर डेवलपमेंट कंट्रीज पुस्तक के लेखक? रैगनर नक्से। क्वेश्चन नंबर 108। किस अर्थशास्त्री ने अर्ध विकसित अर्थव्यवस्था को प्राइम सेक्टर इकोनॉमी कहकर पुकारा? बताओ। वह आपका मायर एंड बाल्डविन ने। तो अगला प्रश्न है। प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमिक विद सम ऑफ द एप्लीकेशन टू सोशल फिलॉसफी के लेखक कौन है? पुस्तक तो आने वाली नहीं है। तो आपके जे.एस. मिल। क्वेश्चन नंबर 110। किसी देश का पूंजी निर्माण का आधार क्या है?
बताओ पूंजी निर्माण क्या है? तो ये तो आंसर अब पता ही होगा, बचत करना। जब बचत ही नहीं होगी, व्यय कोई करना नहीं, कर्ज को लेगा नहीं, ऋण देगा नहीं। आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में अंतर करने वाले अर्थशास्त्री कौन हैं? वह आपके शुम्पीटर तथा उर्सुला हिक्स दोनों। क्वेश्चन नंबर 112, देश की व्यावसायिक संरचना आर्थिक विकास को प्रभावित करती है, यह विचार किसने प्रस्तुत किया? तो वहाँ पे कॉलिन क्लार्क ने। कॉलिन क्लार्क। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ये आने वाला है, लद्दाख की मिट्टी कैसी है? दरदरी, रेतीली, ईयर भी दोनों, इनमें से कोई नहीं। दरदरी भी है और रेतीली भी है, इसलिए सी ऑप्शन सही है इसका, ईयर भी दोनों। अगला 14, गंगा नदी के उत्तर के भाग एवं गंगा नदी के दक्षिण के भाग दोनों को कितने भागों में बांटा गया है? तो दोनों को 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों में बांटा गया है। क्वेश्चन नंबर 115, गंगा के उत्तर मैदान को कितने उप विभागों में विभागों में विभक्त किया गया है या बांटा गया है? तो सेम ऑप्शन है 4। 116, घाघरा गंडक दोआब में कौन सी नदी बहती है? तो बूढ़ी बहती है, गंडक भी बहती है, ताप्ती बहती है, तो उपयुक्त सभी इसका आंसर है। घाघरा गंडक दोआब में कौन कौन सी नदी बहती है? कोबाना भी है, छोटी गंडक भी है, तो ये भी इसका सही आंसर है। कोबाना भी, गंडक भी। अगला, किस दोआब में झीलों की संख्या अधिक पाई जाती है? बताओ। तो इसमें गंगा कोसी की पाई जाती है, गंगा कोसी दोआब में। वीडियो लंबी हो जाएगी, मैं 1 घंटे के भीतर करना चाह रहा हूँ वीडियो। गंगा के दक्षिण मैदान को कितने विभागों में विभक्त किया गया है? 3 भागों में। यार प्लीज भाई चैनल सब्सक्राइब करें। 120, गंगा से दक्षिण का मैदान है गंगा सोन, जल विभाजक, मगध का मैदान, अंग का मैदान, तो उपयुक्त सभी इसका आंसर। 121 और 122, मगध के मैदान में कौन सी पहाड़ी पाई जाती है? मगध के मैदान में कौन सी पहाड़ी पाई जाती है? बरकाई पाई जाती है, खड़गपुर की और राजगिरी, तो इसका आंसर डी। गंडक की मुख्य सहायक नदी है। देखो सेम क्वेश्चन आ गया, सेम क्वेश्चन है पीछे ऊपर वाला, तो आप जा सकते हो किसका भी आंसर डी होगा। होगा क्या है? डी। ऐसे प्रश्न सबसे ज़्यादा ऑप्शन आपको डी मिलेगा नदी वाला में, या फिर सी मिलेगा, एयर भी दोनों, इनमें से कोई तो मिलना ही नहीं है। घाघरा की मुख्य सहायक नदी है, बताओ। तो वो आपकी रोहिणी। घाघरा की प्रमुख सहायक नदी कौन सी है? तो रोहिणी भी है, ठीक है, और कवाना भी है, तो इसलिए इसका ईयर भी दोनों आंसर। अगला प्रश्न 125वां। हमने यहाँ पे 140 प्रश्न कराए हैं, जिसमें आपको पेपर बिल्कुल 101% बढ़ जाएगा, इसमें 1% इसी में से। कोसी की कितनी सहायक नदियाँ हैं? 7 नदियाँ हैं। कौन सी पवन भारत में वर्षा लाती है? बताओ। तो आते हैं मानसूनी पवन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 127, असम के मैदानी भागों में किस प्रकार की वर्षा होती है? चक्रवातीय वर्षा होती है। अप्रैल मई में नॉर्वेस्टर्स में वर्षा होती है, तो वो होती है तमिलनाडु में। 129, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो आपकी लेह में होती है, लेड हो गया, लेह, ठीक है।
कारगिल शहर किस नदी के तट पर बसा गया है? तो वो आपका सुरु नदी के किनारे बसा हुआ है कारगिल। भारत में सबसे ठंडा स्थान कौन सा? केदारनाथ, द्रास, शिमला या अल्मोड़ा? बताओ। तो वो आपका द्रास। द्रास द्रास। क्वेश्चन नंबर 132, लद्दाख पठार में यूरेनियम एवं थोरियम का विशाल भंडार कहाँ मिलता है? तो वह आपका द्रास में मिलता है, द्रास में। क्वेश्चन नंबर 133, लद्दाख का द्वार किसे कहते हैं? लद्दाख का द्वार किसे कहते हैं? जोजिला दर्रा को। जोजिला दर्रा। किस सन में मिट्टी संरक्षण के लिए केंद्रीय मिट्टी संरक्षण बोर्ड की स्थापना की गई? 1953 में। मृदा का लवणीकरण किसके कारण होता है? लवणीकरण गाढ़, सीधा सिद्धांत लवणीकरण गाढ़ अधिक सिंचाई के कारण, जिसमें ज्यादा पानी दे देते खेत में। मृदा की लवणता पाई जाती है चालकता मापी से। लवणता मापी जाती है, पाई नहीं मापी जाती है, चालकता मापी से। 137, किस राज्य में सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्र भूमि है? राजस्थान। इतना झील बढ़ा जाती है। लद्दाख में मुख्य नदी है श्योम, नुब्रा, चांगचेनमा, सुरु। तो इसका आंसर है डी। तीनों ऑप्शन सही है इसके। क्वेश्चन नंबर 139, लद्दाख की जलवायु को क्या कहते हैं? लद्दाख की जलवायु को इनमें से ठंडे रेगिस्तान, शीत रेगिस्तान, गर्म रेगिस्तान, इनमें से कोई नहीं। लास्ट प्रश्न आपका 140, भारत की मिट्टी कितने प्रकार की पाई जाती है? बताओ दोस्तों। तो वो आपकी 8 प्रकार की पाई जाती है भारत की मिट्टी। और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो ज़्यादा शेयर करें। आपको ये पेपर में से 1% मिलेगा। 1% मिलने वाला है इसमें से। आपके 50 प्रश्न आने वाले हैं। 50 प्रश्न, ठीक है। बात करते हैं हम 16 तारीख को शाम को, 16 को हल कराएंगे पूरे पेपर में। धन्यवाद।